आप इसको बिल्कुल इस तरह से समझें कि जो एक फंक्शन होता है ना, हम कहते हैं कि फंक्शन है रियल सेट नंबर्स के ऊपर, फिर उस फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेते हैं, हम कहते हैं df by dx जो है इस फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल का डेरिवेटिव। ठीक है, ये बात क्लियर है ना? जी इसी तरह से हम कहते हैं कि अगर कोई फंक्शन मैनीफोल्ड के ऊपर डिफाइन है या दो मैनीफोल्ड्स के दरमियान डिफाइन है, जिसे हम म्यू से लिख रहे हैं, तो म्यू के ऊपर जो हम डेरिवेटिव ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, कैपिटल डी जिसे हम कह रहे हैं, उसको हम कहेंगे कि ये फाइन कनेक्शन है। चूंकि ये फाइन कनेक्शन को हम रिलेट कर रहे हैं विद द टेंजेंट वेक्टर टी, तो हम कहते हैं कि ये जो डी है ये एक टेंजेंट वेक्टर की मदद से एक ऑपरेटर बनाता है डी टी, यानी कि डी फाइन कनेक्शन है जो इस टी की मदद से एक ऑपरेटर बनाता है डी टी, जो के मैप करेगा वेक्टर फील्ड्स ओवर म्यू को इनटू एम म्यू ऑफ क्यू, यानी कि इनटू टेंजेंट्स ऑफ द टेंजेंट स्पेस एम म्यू ऑफ क्यू। ठीक है, ये यानी कि वेक्टर फील्ड ओवर म्यूज को टेंजेंट पे मैप करेगा, ये एक फंक्शन। ठीक है, आगे हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे तो आपको थोड़ी बात और भी समझ आ जाएगी, आगे हम पूरा फार्मूला ड्राइव करेंगे कि ये कैसे करेगा। जी सर, क्योंकि पीछे तो हम उसको जो कह रहे हैं कि वो डी है ऑन ये फंक्शन म्यू, लेकिन आगे हम उसके ऊपर अप्लाई वेक्टर फील्ड्स को कर रहे हैं ऑपरेटर के ऊपर। इसकी भी बात आएगी आगे। ठीक है, क्योंकि इसकी बात मैंने जी आगे कर दी ना कि बेसिकली हमने मैनीफोल्ड के ऊपर ऑपरेट करना है ना, ये आइडेंटिटी मैप के थ्रू। ठीक है, तो इसकी बात भी आप अगला लेक्चर आज पढ़ लें तो फिर हो सकता है आपका मसला हल हो जाए। ठीक है, जी सर। तो दो तरह के हमने जो है ना वेक्टर फील्ड्स की बात की थी लास्ट टाइम। हमने कहा था हमारे पास दो मैनीफोल्ड है एन और एम। हमने कहा था एक मैनीफोल्ड के ऊपर भी वेक्टर फील्ड्स हो सकते हैं से एन के ऊपर, जो एन के पॉइंट्स को एन के टेंजेंट्स पे मैप करेंगे। दूसरी तरह के वेक्टर फील्ड्स हो सकते हैं जो एम मैनीफोल्ड के ऊपर हो, वो एम मैनीफोल्ड के पॉइंट्स को एम के टेंजेंट वेक्टर्स पे मैप करेंगे। और एक तीसरी तरह थी कि चूंकि एन और एम के दरमियान एक मैपिंग म्यू एग्जिस्ट करती है, दोनों म्यू रिलेटेड हैं, तो हमने कहा था वेक्टर फील्ड्स ओवर म्यू होंगे जो कि एन के पॉइंट्स को एम का टेंजेंट वेक्टर असाइन करेंगे। तो ये तीन तरह के वेक्टर फील्ड्स हैं। एक वेक्टर फील्ड्स हैं जो एन के पॉइंट्स को एन के टेंजेंट वेक्टर असाइन कर रहे हैं, एक वेक्टर फील्ड्स हैं जो एम के पॉइंट्स को एम के टेंजेंट वेक्टर असाइन कर रहे हैं, और एक वेक्टर फील्ड्स हैं जो एन के पॉइंट्स को एम के टेंजेंट वेक्टर असाइन कर रहे हैं। और हमने ये भी कहा था कि जो वेक्टर फील्ड्स ओवर म्यू हैं और जो वेक्टर फील्ड ओवर एम है, दोनों का बेसिस सेट एक ही है। तो हम कहते हैं कि इफ x1 x2 अप टू सो ऑन xm is a local basis of the vector fields over mu, यानी कि जो वेक्टर फील्ड्स ओवर म्यू हैं, चूंकि वो वेक्टर फील्ड्स हैं और वेक्टर फील्ड्स का सेट एक वेक्टर स्पेस बनाता है, तो उसका कोई बेसिस सेट होगा जिसे हम कैपिटल X1 कैपिटल X2 अप टू सो ऑन कैपिटल XM कह रहे हैं। एंड Z1 Z2 अप टू सो ऑन Zn is a local basis of vector fields on n। और चूंकि ये जो पहला बेसिस सेट है ये दोनों के लिए इस्तेमाल होगा, ये वेक्टर फील्ड्स ओवर एम के लिए भी इस्तेमाल होगा और वेक्टर फील्ड्स ओवर म्यू के लिए भी इस्तेमाल होगा। तो पीछे जो तीसरे वेक्टर फील्ड्स बच जाते हैं वो वेक्टर फील्ड्स ऑन एन है, तो हम कहते हैं उनका जो बेसिस सेट है वो Z1 Z2 और Zn है। तो ये दो तरह के बेसिस सेट आ गए, इज अ लोकल बेसिस ऑफ वेक्टर फील्ड्स ऑन एन, all defined on some subset n। the coefficient of the connection, हम एक चीज डिफाइन कर रहे हैं जिसे हम कहते हैं the coefficient of the connection d। जो हमने अफाइन कनेक्शन की बात की कि जो डेरिवेटिव ऑपरेटर असाइन होगा इस मैपिंग म्यू के ऊपर, उसका एक कोफिशिएंट हम इसकी मदद से बना रहे हैं, दोनों वेक्टर फील्ड्स की जो बेसिस सेट है उसकी मदद से। द कोफिशिएंट ऑफ द कनेक्शन d विद रिस्पेक्ट टू द लोकल बेसिस x i एंड z अल्फा, यानी कि i जो है वेरीज फ्रॉम 1 टू m है, अल्फा वेरीज फ्रॉम 1 टू n है। मैंने दोनों के लिए इंडेक्स डिफरेंट रखी है, ये x के साथ मैंने अल्फाबेटिक इंडेक्स रखी है i, और z के साथ मैंने ग्रीक सिंबल रखा है अल्फा, ताकि मुझे सिंबल देख के ही पता चल जाए कि किस वेक्टर फील्ड की बात हो रही है। जब ग्रीक सिंबल इंडेक्स में लगा होगा तो इसका मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट द वेक्टर फील्ड्स ऑन द मैनीफोल्ड n, और जब अल्फाबेट लगा होगा तो इसका मतलब है हम बात कर रहे होंगे वेक्टर फील्ड्स ओवर m या वेक्टर फील्ड्स ओवर म्यू की। तो ये चूंकि वो कहता है कि ये जो विद रिस्पेक्ट टू द लोकल बेसिस दिस टू बी एम स्क्वेयर एन फंक्शंस, तो इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो एम स्क्वेयर एन मींस कि अगर एम ये 2 डायमेंशनल हो, दूसरा 3 डायमेंशनल हो, तो ये 4 इंटू 3 12 फंक्शंस आएंगे। तो एम स्क्वेयर इंटू एन फंक्शंस, उनको डिनोट करते हैं
गैमा आई जे अल्फा, यानी कि उसकी 3 इंडिसेस होंगी। 2 इंडिसेस तो यही है जो एक्स आई और जेड अल्फा वाली, आई और अल्फा, आई ऊपर अल्फा नीचे, और एक नीचे इंडेक्स होगी जे। एंड दिस डिफाइंड ऑन यू, और ये डिफाइन होंगे सबसेट ऑफ एन पे बाय कि जब भी डी जेड अल्फा किसी एक्स जे पे ऑपरेट होगा, यानी कि डी जेड अल्फा व्हेन ऑपरेटेड ऑन एक्स जे, दिस विल गिव्स गैमा आई जे अल्फा एक्स आई, यानी कि ये जेड अल्फा जब एक्स जे पे ऑपरेट होगा तो ये आई जे अल्फा एक्स आई देगा। ये डमी इंडेक्स है आई की, आई जो है रिपीटेड इंडेक्स है और ये डमी इंडेक्स है, ये समेशन को डिनोट कर रही है। तो इस तरह से हम ये जो कोफिशिएंट है, ये गैमा आई जे अल्फा, इस कोफिशिएंट को हम बोलते हैं दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ द कनेक्शन डी। और ये तब निकलता है जब हम डी को ऑपरेट करते हैं जेड अल्फा के साथ एक्स जे के ऊपर, यानी कि हम डी की इंडेक्स सबस्क्रिप्ट में रखते हैं द वेक्टर फील्ड ओवर एन को और ऑपरेट करते हैं उसे वेक्टर फील्ड ओवर एम पे। अब वो आगे कहता है कि इफ y इज अ वेक्टर फील्ड ओवर म्यू, y अगर वेक्टर फील्ड है ओवर म्यू, तो हर वेक्टर फील्ड ओवर म्यू लिखा जा सकता है एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एक्स जे। तो हम इसको लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एक्स जे की फॉर्म में लिख सकते हैं। जब हम इसको लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स जे की फॉर्म में लिखेंगे तो y लिखा जाएगा एफ जे एक्स जे। क्यों? क्योंकि जो वेक्टर फील्ड्स ओवर म्यू है वो भी जनरेट होते हैं उसी बेसिस सेट से जिस बेसिस सेट से वेक्टर फील्ड ओवर एम जनरेट होते हैं। देन फॉर एनी टी, अब टी जो है वो एक टेंजेंट वेक्टर है एन के ऊपर, और एन के टेंजेंट वेक्टर्स का जो बेसिस सेट है वो हम निकाल सकते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट क्यू पे निकालते हैं। तो जेड अल्फा जो बेसिस है वेक्टर फील्ड्स का ओवर एन, उसको जब हम क्यू पे ऑपरेट करेंगे तो जेड वन ऑफ क्यू, जेड टू ऑफ क्यू, सो ऑन जेड एन ऑफ क्यू, ये एक बेसिस सेट बन जाएगा टेंजेंट स्पेस एन क्यू का। और एवरी टेंजेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेसिस। तो टी लिखा जा सकता है ए अल्फा इंटू जेड अल्फा ऑफ क्यू, वेयर ए अल्फा आर कोफिशिएंट्स। अब जब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं डी जेड अल्फा एक्स जे की, तो ये बेसिकली डी टी ऑफ वाई क्या होगा, क्योंकि हमने तो इस पे टी ऑपरेट करना है, डी टी ऑफ वाई, यानी कि जो हमने वेक्टर फील्ड ओवर एन लिया उसको उस पे डी टी ऑपरेटर ऑपरेट कर रहे हैं। तो y की वैल्यू पुट की, तो y की वैल्यू तो है एफ जे एक्स जे, क्योंकि y को हमने लिखा ये एक्स एफ जे एक्स जे। तो ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट बन गया, एक स्केलर फंक्शन है और एक वेक्टर फील्ड के कंपोनेंट्स हैं। तो डी टी चूंकि डेरिवेटिव ऑपरेटर है तो इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहला फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज प्लस पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव। तो हमने ये उस तरह से इसको ऑपरेट कर लिया। डी टी जब किसी स्केलर फंक्शन पे ऑपरेट होता है तो बिल्कुल इसी तरह से ऑपरेट होता है जैसे टी ऑपरेट हो गया। तो टी ऑफ एफ जे एक्स जे ऑफ क्यू प्लस एफ जे ऑफ क्यू, टी की वैल्यू मैंने पुट कर दी, टी की वैल्यू है ए अल्फा जेड अल्फा ऑफ क्यू एक्स जे। अब चूंकि डी जो है अपनी लोअर इंडेक्स में लीनियर होता है तो ये ए अल्फा कोफिशिएंट है, तो ये कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहां मैंने टी की वैल्यू पुट की ए अल्फा जेड अल्फा, यहां पे भी टी की वैल्यू पुट कर दी, यहां भी टी की वैल्यू पुट कर दी। यहां से भी चूंकि ए अल्फा जेड अल्फा जो है डी ऑपरेटर अपनी लोअर इंडेक्स में भी लीनियर होता है, लीनियर की प्रॉपर्टी की वजह से ए अल्फा बाहर आ जाएगा, तो आगे बच जाएगा डी जेड अल्फा ऑफ क्यू एक्स जे। डी जेड अल्फा एक्स जे हम अभी पढ़ के आए हैं कि इसको हम कोफिशिएंट ऑफ द कनेक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं गैमा आई जे अल्फा, चूंकि क्यू पे ऑपरेट हो रहा है तो ये भी क्यू पे ऑपरेट हो जाएगा एक्स आई, और ए अल्फा चूंकि दोनों में से कॉमन आ रहा था वो हमने कॉमन ले लिया। अब इधर एक्स आई है इधर एक्स जे है, अगर मैं इसमें से एक्स आई कॉमन लेना चाहूं तो इसको भी मुझे एक्स आई बनाना पड़ेगा। ये जब मैं एक्स आई बनाऊंगा तो ये डमी इंडेक्स है जे, इस डमी इंडेक्स को मैं डमी इंडेक्स को किसी भी दूसरी इंडेक्स से चेंज कर सकता हूं। तो चूंकि मैं आई कॉमन लेना चाहता हूं तो इस डमी इंडेक्स को भी मैं आई बना दूंगा, तो ये हो जाएगा जेड अल्फा ऑफ क्यू एफ आई एक्स आई ऑफ क्यू, वेयर वी हैव रिप्लेस्ड द डमी इंडेक्स जे विद आई। अब इसमें से एक्स आई जो है कॉमन आ जाएगा। जब आप इसमें से एक्स आई कॉमन लेंगे और क्यू छोड़ दें, क्योंकि आप किसी पॉइंट के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, अगर वो पॉइंट बीच में से हटा दें तो आपके पास ये बनता है ए अल्फा जेड अल्फा एफ आई प्लस एफ जे गैमा आई जे अल्फा एक्स आई बाहर आ गया। तो ये इस तरह से ऑपरेट होगा। तो जब भी हम इसको ऑपरेट करेंगे डी टी को तो दो टर्म्स आएंगी, एक जेड अल्फा एफ आई प्लस एफ जे गैमा आई जे अल्फा, और एक टर्म के साथ कोफिशिएंट ऑफ द कनेक्शन आया गैमा की फॉर्म।
Thus D is determined locally by its C infinity coefficients। इसका मतलब है कि D जब भी हम ऑपरेट करेंगे तो उसका जो एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, उसके अंदर गैमा आई जे अल्फा आ जाएगा जो कि कोफिशिएंट ऑफ द कनेक्शन है। तो वो कोफिशिएंट ऑफ द कनेक्शन जो है उसको डिटरमिन करेगा कि वो चेंज क्या है। फॉर T बिलोंगिंग टू एन क्यू, अगर T टेंजेंट वेक्टर है क्यू पॉइंट के ऊपर, वी आल्सो डिफाइन द कोफिशिएंट्स ऑफ डी टी। तो हम जो ये कोफिशिएंट ऑफ द कनेक्शन है इसको डिफरेंट दूसरे अंदाज से भी डिफाइन कर सकते हैं कि इसको हम डी अल्फा डी जी अल्फा की बजाय डी टी से डिफाइन करें। तो डी टी से जब हम इसे डिफाइन करेंगे तो ये गैमा आई जे टी बनेगा। तो डी टी ऑफ एक्स जे हो जाएगा गैमा आई जे टी एक्स। ये कोई नई चीज नहीं है, ये बिल्कुल वही है। आप इसको इधर ये देखें, डी टी एक्स जे के टी की वैल्यू पुट करें, डी ए अल्फा जेड अल्फा एक्स जे, ए अल्फा बाहर आ गया, ए अल्फा डी जेड अल्फा एक्स जे। तो डी जेड अल्फा एक्स जे हमने पढ़ा है, डिफाइन किया है कि गैमा आई जे अल्फा एक्स आई के बराबर है। तो इसका मतलब है कि डी टी एक्स जे ए अल्फा गैमा आई जे अल्फा एक्स आई के बराबर है। लेकिन हमने ये देखा कि डी टी इस डेफिनेशन से डी टी एक्स जे गैमा आई जे टी एक्स आई के बराबर है। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें, ये राइट साइड और ये राइट साइड, तो आपको पता चलेगा कि गैमा आई जे टी इक्वल है ए अल्फा गैमा आई जे अल्फा के। तो हम दोनों कोफिशिएंट ऑफ द कनेक्शन की फॉर्म को आपस में रिलेट भी कर सकते हैं। ये दो डिफरेंट तरीके हैं लिखने के, क्योंकि कभी किसी बुक में इस तरह से लिखा होता है, कभी किसी बुक में इस तरह से लिखा होता है। तो दोनों तरीकों से लिखा जा सकता है, इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। नंबर एक तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो कोफिशिएंट ऑफ द कनेक्शन है इस पे 3 इंडेक्सेस लगी हुई हैं। एक ऊपर इंडेक्स है, 2 नीचे इंडेक्स है। तो इसका मतलब यह है कि जब भी कोई इंडेक्स नोटेशन होती है हम उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक बेसिस सेट से दूसरे बेसिस सेट के अंदर। क्योंकि हमने ये चेक करना है कि ये जो इंडेक्स वाली चीज है इसका ट्रांसफॉर्मेशन लॉ क्या है। क्योंकि हमने कहा था कि जो टेंसर्स होते हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन लॉ ओबे करते हैं, और वो ट्रांसफॉर्मेशन लॉ हमने पढ़े भी और उसको देखा भी। यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्मेशन लॉ फॉर द कोफिशिएंट ऑफ द कनेक्शन की बात करते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन लॉ होता ही है कि अगर एक से ज्यादा बेसिस सेट हो अवेलेबल तो एक बेसिस सेट से दूसरे बेसिस सेट के अंदर किस तरह से ट्रांसफॉर्म होगा। तो हम कहते हैं कि इसके जो एक्स जे है एक बेसिस सेट है फॉर द वेक्टर फील्ड्स ओवर म्यू, और इसी तरह एक्स बार जे बार एक दूसरा बेसिस सेट है, अनदर बेसिस सेट ऑफ वेक्टर फील्ड्स ओवर म्यू। सिमिलरली जेड अल्फा इज अ बेसिस ऑफ वेक्टर फील्ड्स ओवर एन, और हम कहते हैं कि जेड बार अल्फा बार बी अनदर बेसिस ऑफ वेक्टर फील्ड्स ऑन एन। यानी कि दो बेसिस सेट लिए, एक्स जे एक्स बार जे बार, जेड अल्फा जेड बार अल्फा बार, ये दो बेसिस सेट हैं। क्योंकि ये दो बेसिस सेट हैं, then these bases can be transformed into each other through the matrix of the transformations of the bases। और हमें ये भी पता है कि एक बेसिस से दूसरे बेसिस सेट में जाने के लिए मैट्रिक्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द बेसिस होते हैं, जो हमने शुरू में पढ़े थे एफ ए और बी की फॉर्म में। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि अगर आप एक्स जे से एक्स बार में जाना चाहते हैं तो एक्स बार जे बार इक्वल हो जाएगा जी जे बार एक्स जे। ये जो जी जे बार है दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ द चेंज ऑफ द बेसिस। अगर आप इसका इनवर्स लिखना चाहते हैं कि एक्स जे से हम एक्स बार जे बार में गए, अगर एक्स बार जे बार से एक्स जे में जाना पड़े तो एक्स जे इज इक्वल टू जी जे बार जे एक्स बार जे बार। आपने देखना यह है कि जो डमी इंडेक्स है यहाँ पे जे है, ऊपर नीचे आई, यहाँ जे बार नीचे इंडेक्स थी, राइट साइड पे भी नीचे आई, यहाँ पे जे नीचे इंडेक्स है, राइट साइड पे भी नीचे आई, और डमी इंडेक्स जे बार है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन लॉ है कि एक्स जे से एक्स बार जे बार में जाना हो तो ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन लॉ यूज करेंगे, एक्स बार जे बार से एक्स जे में जाना हो तो ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन लॉ यूज करेंगे। और ये जो मैट्रिक्स हैं दोनों जी जे बार और जी जे बार जे, ये आपस में एक दूसरे के इनवर्स हैं। क्योंकि हमने कहा था कि जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो मैट्रिक्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन है वो अगर आप एक बेसिस सेट में से दूसरे में जाते हैं तो उसका जो इनवर्स है वो दूसरे से पहले में लेके आएगा। सिमिलरली अगर इसी तरह से जी प्लीज सर क्या ये भी टेंसर्स होंगे, ये गैमा आई जे? कौन से गैमा आई जे? सर हम इनको भी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो ये भी टेंसर होंगे अभी तभी ट्रांसफॉर्म। इसका जवाब आएगा, इट्स एन अर्ली क्वेश्चन, जवाब आने वाला है इसका, ठीक है। जी सर। इसी तरह से हम जेड बार अल्फा बार को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कि जेड बार अल्फा बार होगा एच अल्फा अल्फा बार जेड अल्फा,
और जेड अल्फा होगा एच अल्फा बार अल्फा जेड बार अल्फा बार। जो मैंने ऊपर सारी ये स्टोरी बयान की एक्स बार जे बार और एक्स जे के लिए, उसी तरह की कहानी जेड बार अल्फा बार और जेड अल्फा के लिए है कि आप एक इनका भी मैट्रिक्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेसिस और इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेसिस है। वहां पे मैंने मैट्रिक्स को जी से लिखा है, इसके मैट्रिक्स को एच से लिखा है। वहां पे मैं इंडेक्स आई जे के यानी कि अल्फाबेट्स यूज करूंगा। जब मैं वेक्टर फील्ड्स ओवर एन की बात करूंगा तो मैं अल्फा बीटा गैमा यूज करूंगा, ग्रीक सिंबल। अब हम कहते हैं कि सपोज वाई इज अ वेक्टर फील्ड ओवर म्यू, कि वाई कोई वेक्टर फील्ड है। अब ये वेक्टर फील्ड ओवर म्यू है तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेसिस की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसके तो दो जो है बेसिस सेट है, एक्स जे भी बेसिस सेट है, एक्स बार जे बार भी बेसिस सेट है। तो इसको एफ जे एक्स जे की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है और एफ बार एक्स बार जे बार की कॉम्बिनेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो y को हम लिख सकते हैं एफ जे एक्स जे, और ये भी लिख सकते हैं कि एफ बार एक्स बार जे बार। ये दोनों लीनियर कॉम्बिनेशन है, ये एक्स जे बेसिस के हिसाब से और ये एक्स बार जे बार बेसिस के हिसाब से। अब अगर मैं इस पे डी टी ऑपरेट करूं y पे, तो डी टी ऑफ y हो जाएगा डी टी ऑफ एफ बार एक्स बार जे बार। इस एक्स बार जे बार को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं इस एक्सप्रेशन से, ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं एक्स जे में। तो जब भी मैं इसको एक्स जे में ट्रांसफॉर्म करूंगा, मैट्रिक्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द बेसिस जी का इस्तेमाल करूंगा, तो ये एफ बार जी जे बार एक्स जे हो जाएगा। अब ये तीन चीजों का प्रोडक्ट है, एफ बार एक चीज, जी जे बार दूसरी चीज और एक्स जे तीसरी चीज। तो तीन और ये जो डी टी है ये डेरिवेटिव ऑपरेटर है। तो जब तीन के प्रोडक्ट पे लगेगा तो पहले का डेरिवेटिव, दूसरा एज इट इज प्लस दूसरे का डेरिवेटिव, बाकी दोनों एज इट इज प्लस तीसरे का डेरिवेटिव। तो अगले स्टेप में हमने यही किया कि डी टी को पहले एफ बार जे बार पे ऑपरेट किया, दूसरे दो एज इट इज, प्लस एफ बार जे बार एज इट इज रखा, डी टी को जी जे बार पे ऑपरेट किया, एक्स जे एज इट इज, प्लस एफ बार जी जे बार को एज इट इज रखा और डी टी को एक्स जे पे ऑपरेट किया। तो ये तीन चूंकि चीजों का प्रोडक्ट था तीन फंक्शंस का, तो तीन का प्रोडक्ट फार्मूला हमारे पास लग गया। जब हम डी टी को स्केलर पे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता है कि टी डायरेक्टली ऑपरेट हो जाता है। तो अगले स्टेप में पहले डी टी ऑफ एफ बार जे बार हो जाएगा टी ऑफ एफ बार जे बार, बाकी टर्म एज इट इज, प्लस एफ बार जे बार टी ऑफ जी जे बार एक्स जे एज इट इज, प्लस एफ बार जी जे बार डी टी एक्स जे, यानी तीसरी टर्म मैंने एज इट इज लिखी। अब मैं टी की वैल्यू पुट करता हूं, चूंकि हम बार में सारी चीजों को डील कर रहे हैं तो टी तो बार की फॉर्म में लिखा जाता है ए बार अल्फा बार जेड बार अल्फा बार, यानी कि टी एक टेंजेंट वेक्टर है। दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन। तो टी लिखा जाएगा ए बार अल्फा बार जेड बार अल्फा बार। और अगर मैं जेड बार अल्फा बार का ट्रांसफॉर्मेशन पुट करूं तो ये ट्रांसफॉर्मेशन लगने के बाद जेड अल्फा की फॉर्म में लिखा जाएगा ए बार अल्फा बार एच अल्फा अल्फा बार जेड अल्फा। टी की जगह पे ये वैल्यू मैं तीनों एक्सप्रेशन के अंदर रख देता हूं, क्योंकि यहां भी टी यूज हो रहा है, सेकंड एक्सप्रेशन के अंदर भी टी है और थर्ड के अंदर भी टी है। तीनों जगह पे टी की वैल्यू ए बार अल्फा बार एच अल्फा बार जेड अल्फा मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी। जब आप इसको लास्ट एक्सप्रेशन में देखते हैं तो लास्ट एक्सप्रेशन में चूंकि ये इंडेक्स के अंदर है तो ए बार अल्फा बार भी बाहर आ जाएगा, एच अल्फा बार भी बाहर आ जाएगा स्केल, और ये सिर्फ डी जेड अल्फा बच जाएगा। तो ये हो जाएगा डी जेड अल्फा एक्स जे। बाकी एक्सप्रेशन एज इट इज लिखे हुए हैं, उसमें कोई चेंज नहीं की। जब ये चीज ये 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 चीज कोफिशिएंट ऑफ द कनेक्शन बन जाएगी, क्योंकि डी जेड अल्फा एक्स जे तो बराबर है गैमा आई जे अल्फा एक्स आई के। तो ये गैमा आई जे अल्फा एक्स आई की फॉर्म में हम इसको एक्सप्रेस कर लेते हैं। ए बार अल्फा बार चूंकि थ्रू आउट कॉमन आ रहा है, वो हमने थ्रू आउट कॉमन ले लिया। अगली चीज हम इसमें से एक्स कॉमन लेना चाहते हैं, कैपिटल एक्स। तो कैपिटल एक्स कॉमन लेने के लिए हमें इनको भी एक जैसा बनाना पड़ेगा। यहाँ पे एक्स जे है, यहाँ पे भी एक्स जे है और यहाँ पे एक्स आई है। तो अगर मैं एक्स जे कॉमन लेना चाहता हूं तो इस एक्सप्रेशन लास्ट वाले को या एक्स जे बना लूं या इन दोनों को एक्स आई बना लूं। तो मैंने क्या किया, इंटरचेंजिंग आई एंड जे इन द लास्ट टर्म, कि मैंने लास्ट टर्म में से आई और जे, आई भी डमी इंडेक्स है, जे भी, आई और जे को इंटरचेंज करें, जे की जगह आई लिख दें, आई की जगह जे लिख दें, तो आपके पास ये एक्स आई कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसमें से एक्स आई कॉमन ले लिया
थ्रू आउट कॉमन आ जाएगा। दूसरी चीज कि एक्स जे जो है जी जे बार जे एक्स बार, ये यहाँ बार है जो लिखना मैं भूल गया था, एक्स बार जे बार है, तो जी एक्स जे इज इक्वल टू जी जे बार जे एक्स बार जे बार के इक्वल है फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द बेसिस के एक्सप्रेशन से। तो इसको भी मैंने एक्स जे की जगह एक्स बार जे बार वाली टर्म बना ली, चूंकि आई में लिखा हुआ था तो एक्स बार आई बार की टर्म बनेगी। तो ये जो एक्स आई है बेसिकली एक्स जे, तो वो एक्स बार मैंने उसको जी, चूंकि जे बार ऑलरेडी यूज हो रहा था तो मैंने जे बार दूसरी दफा यूज नहीं किया, वरना इंडेक्स 2 से ज्यादा हो जाती, तो मैंने जे बार की बजाय आई बार इस्तेमाल कर लिया है। तो इस एक्सप्रेशन में एक्स जे को जी आई बार जे एक्स आई बार की फॉर्म में लिख दिया एक्स जे की जगह पे। तो एक्स जे की जगह पे पहले एक्सप्रेशन में भी लिखा जाएगा, दूसरे में भी और तीसरे में भी। तीनों में जब हमने इसको ये लिख दिया, ये आपके सामने लिखा भी हुआ है, तो आपके पास अब एक्स बार आई बार इसके अंदर से कॉमन आ गया। तो एक्स बार आई बार को हमने कॉमन ले लिया। अब अगर आप इसको गौर से देखें तो ये पहली टर्म में एच अल्फा अल्फा बार जेड अल्फा बनता है, जो कि जेड बार अल्फा बार के बराबर है, ठीक है। और ये जो टर्म है जो आपने यहां गौर से देखी, जी जे जे बार और जी आई बार जे, इसमें जे कॉमन है तो ये एक दूसरे के इनवर्सेस हो गए, तो ये डेल्टा आई जे बन जाता है। जब ये डेल्टा आई जे बनेगा तो इसको हमने ये डेल्टा आई बार जे बार की फॉर्म में लिख दिया ये। और डेल्टा की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो इंडेक्स रिप्लेस करता है, तो इस जे वाली जो इंडेक्स है एफ बार जे बार को ये आई बार बना देगा, तो ये एफ बार आई बार आ गया, जेड बार अल्फा बार एफ बार आई बार प्लस एफ बार जे। चूंकि एफ बार जे भी लास्ट दोनों टर्मों से कॉमन आ रहा था वो हमने कॉमन ले लिया। अंदर बचा एच अल्फा अल्फा बार जेड अल्फा, जो कि जेड बार अल्फा बार बच जाता है। अगले एक्सप्रेशन में आप देखेंगे यहाँ पे जी जे जे बार एज इट इज और इंटू जी आई बार जे एक्स बार आई बार कॉमन आया हुआ है, प्लस आखिरी टर्म में भी एच अल्फा अल्फा बार गैमा जे आई अल्फा जी आई जे बार जी आई बार जे। यहां पे ये डेल्टा नहीं बनता क्योंकि कोई भी इंडेक्स सेम नहीं है, इंडेक्स सेम हो तो डेल्टा बनता है वरना डेल्टा नहीं बनता। अब आपके पास ये इक्वेशन 1 बन जाती है, इसको भी आप जेड बार अल्फा बार लिख सकते हैं लिखना चाहें तो, ये इक्वेशन 1 आपके पास बन गई। अगर मैं इसको, मैंने क्या किया इस सारे एक्सप्रेशन में, मैंने पहले ट्रांसफॉर्मेशन लगाई थी, यानी कि मैंने पहले इस एक्स बार जे बार को ट्रांसफॉर्म किया था, फिर डेरिवेटिव लेना शुरू किया था। अगर मैं डायरेक्टली इस पे फार्मूला लगा देता जो अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, तो डायरेक्ट फार्मूला लगाने से ये क्या बनना था कि डायरेक्ट अगर मैं फार्मूला लगाता है एफ बार जे बार एक्स बार जे पे, तो डायरेक्ट फार्मूला ये कहता है कि ए बार अल्फा बार कॉमन आएगा, जेड बार अल्फा बार एफ बार आई बार प्लस एफ बार जे बार गैमा बार आई बार जे बार अल्फा बार, क्योंकि इसमें हम जो कोफिशिएंट ऑफ द करेक्शन है वो भी बार के हिसाब से लिखेंगे, तो ये एक्स बार आई बार, तो ये इक्वेशन 2 बनती इस फार्मूले से जो हमने ऊपर ड्राइव किया। ये मैं इस फार्मूले के थ्रू बात कर रहा हूं जो हमने ये ड्राइव किया था, ये वाला फार्मूला। इस फार्मूले को अगर हम डायरेक्ट बार पे लगाएं तो ये ए बार अल्फा बार जेड बार अल्फा बार एफ बार आई बार एफ बार जे बार गैमा बार आई बार जे बार अल्फा बार एक्स बार आई बार, यानी कि सब एक्सप्रेशंस के ऊपर बार आ जाएगा अगर हम डायरेक्टली इस फार्मूले को इस्तेमाल करें। तो जब हमने डायरेक्टली इस फार्मूले को इस्तेमाल किया तो ये एक्सप्रेशन आ गया जी। सर ये डेल्टा किस तरह आ गया सर, ये हैं जी, पूछिए दोबारा बात अपनी, मैं सुन नहीं सका। ये डेल्टा किस तरह आया सर, ये बता दो सर। कौन सा डेल्टा? ये ऊपर ये वाला डेल्टा, इसकी सर, बात करें, ये वाला, ठीक है। ये देखे ना, ये जी जे जे बार और जी आई बार जे लिखा हुआ है, ठीक है। जब दो इंडिसेस कॉमन हो जाती हैं तो ये एक दूसरे के इनवर्स बन जाते हैं, तो ये डेल्टा आई बार जे बार बनेगा, क्योंकि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स एक दूसरे के इनवर्स। कहां से पता चला? ये यहां से पता चला, ये जो हमने देखा ना जी जे जे बार और जी जे बार और जी आई बार जे आपस में मल्टीप्लाई हुए तो डेल्टा आई बार जे बार प्रॉपर्टी यस रिप्लेस करती है। माइक काइंडली ऑफ कर लें ताकि उस बीच में डिस्टरबेंस आ रही।
तो ये इक्वेशन 2 आ गई। अब ये इक्वेशन 1 की भी लेफ्ट साइड वही है dt ऑफ y, और इक्वेशन 2 की भी लेफ्ट साइड वही है dt ऑफ y। लेफ्ट साइड इक्वल हो तो राइट साइड इक्वल होगी, तो हम कंपेयर करते हैं। तो पहली टर्म देखें यहाँ पे a बार अल्फा बार, चूंकि इधर से भी कॉमन है इधर से भी कॉमन है, उसको तो छोड़ दें। पहली टर्म यहाँ पे है z बार अल्फा बार f बार i बार। इक्वेशन 1 के अंदर भी z बार अल्फा बार f बार i बार है, इसका मतलब ये भी कैंसिल आउट हो गई। अगली टर्म इधर f बार j बार है, इधर भी f बार j बार है, आगे करली ब्रैकेट लगी हुई है, और बायर x बार i बार है, यहाँ भी बायर x बार i बार है। सिर्फ f बार j बार के साथ जो टर्म है वो गैमा बार है। इसका मतलब है ये जो गैमा बार i बार j बार अल्फा बार है, ये इस टर्म के इक्वल है जो ये करली ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है। तो दोनों को कंपेयर करने से आपको पता चला कि गैमा बार i बार j बार अल्फा बार इक्वल है जी आई बार जे जी आई जे बार एच अल्फा अल्फा बार गैमा जे आई अल्फा प्लस ये एक्सप्रेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम सिंपली ट्रांसफॉर्मेशन लॉ जब लिखते थे, ऊपर एक इंडेक्स हो तो नीचे दो इंडेक्सेस हो, तो एक ही एक्सप्रेशन राइट साइड पे आता था कि जितनी ऊपर इंडेक्सेस हैं उतने मैट्रिसेस आएंगे बी, वहां पे हम बी और ए में बात करते थे, और जितनी नीचे इंडेक्सेस हैं उतने ए मैट्रिक्स आएंगे। यहाँ पे चूंकि अल्फा इंडेक्स एक है तो उतने एच मैट्रिक्स आएंगे, आई और जे दो हैं तो उतने जी मैट्रिक्स आएंगे। तो ये जो एक्सप्रेशन मैंने लाल रेक्टेंगल के अंदर लिखा हुआ है, ये एक्सप्रेशन था ट्रांसफॉर्मेशन लॉ, लेकिन इसके अंदर ये फालतू चीज आ गई, यानी कि ये भी आ रहा है, हम सिर्फ ये एक्सप्रेशन नहीं आ रहा, ये भी आ रहा है, कोई इजाफी चीज आ रही है। कहने का मतलब ये है कि दिस गैमा आई जे अल्फा डज नॉट ओबे द ट्रांसफॉर्मेशन लॉ। हमने जो इसका ट्रांसफॉर्मेशन लॉ निकाला वो वाला ट्रांसफॉर्मेशन लॉ नहीं है जो टेंसर्स ओबे करते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन तो लॉ है, लेकिन ये किसी और फॉर्म का ट्रांसफॉर्मेशन लॉ है, ये टेंसर वाला ट्रांसफॉर्मेशन लॉ नहीं। और टेंसर के लिए जरूरी है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन लॉ ओबे करे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो गैमा आई जे अल्फा है ये ट्रांसफॉर्मेशन लॉ ओबे नहीं करता, इसलिए ये एक टेंसर नहीं है। गो के इसके ऊपर इंडिसेस लगी हुई हैं, लेकिन ये एक टेंसर नहीं है। इसलिए हमेशा के लिए याद रख लें कि जिसके ऊपर भी इंडिसेस लगी होती हैं उसका टेंसर होना जरूरी नहीं है। जैसे मैं दो मिसालें और देता हूं, आप क्रॉनिकल डेल्टा हम बार बार इस्तेमाल करते हैं, डेल्टा आई जे, वो भी टेंसर नहीं है, उसके ऊपर भी इंडिसेस लगी हुई है, लेकिन वो भी ट्रांसफॉर्मेशन लॉ ओबे नहीं करता। इसी तरह लेविच-वीटा सिंबल हम यूज करते हैं एप्सिलॉन आई जे के, उसके ऊपर भी इंडिसेस लगी हुई हैं, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन लॉ ओबे नहीं करता, वो भी टेंसर नहीं है। इसी तरह ये गैमा आई जे अल्फा, इसके ऊपर भी इंडिसेस लगी हुई हैं, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन लॉ ओबे नहीं करता। तो ये तीनों जो क्वांटिटीज हैं, क्रोनिकल डेल्टा, लेविच-वीटा सिंबल और ये जो कोफिशिएंट ऑफ द कनेक्शन है जिसे हम गैमा की फॉर्म में लिख रहे हैं, ये तीन क्रिस्टोफल सिंबल्स कहते हैं, क्रिस्टोफल टेंसर्स नहीं कहते क्योंकि ये टेंसर्स नहीं है। दीज आर नोन एज द क्रिस्टोफल सिंबल्स। इन पर्टिकुलर अगर हम कहते हैं कि ये वेक्टर फील्ड ओवर एम है तो आइडेंटिटी मैप होगी। जी जी सर, ये जो हमने ऊपर कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 लिखा है, इसमें हमने ऊपर वाली इक्वेशन और नीचे वाली इक्वेशन की टर्म्स एक्सचेंज किए आपस में, इंटरचेंज करके। आप दोनों को, यानी कि इसकी लेफ्ट हैंड, इसकी राइट हैंड साइड और इसकी राइट हैंड साइड आपस में लिख दें, फिर जो कैंसिल आउट होती हैं टर्में कैंसिल आउट कर दें, जो बचती हैं उनको देख लें कौन सी बच। ठीक है, ठीक है। अगर हम इसको आइडेंटिटी मैप ले लेंगे तो आइडेंटिटी मैप में जी और एच एक ही हो जाएंगे, क्योंकि सारे वेक्टर फील्ड एक ही हो जाएंगे ना, सारे वेक्टर फील्ड ओवर एम बन जाएंगे। तो आपके पास एक्सप्रेशन डी एक्स आई एक्स जे बन जाएगा, गैमा के जे आई एक्स के। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन लॉ है ये भी आई जे के की फॉर्म में आ जाएगा, और इसमें भी सारे जीज आ जाएंगे, एच खत्म हो जाएगा क्योंकि आपने वेक्टर फील्ड ओवर एम ही सारे ले लिए, यानी कि एम और एन सेम कर दिया। आपने सेम कर दिया तो वेक्टर फील्ड भी सेम हो जाएंगे। तो फिर एक्सप्रेशन आपका ये बनेगा जो कि क्लासिकल लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर दी क्रिस्टोफल सिंबल्स कहलाता है। यूजुअली हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, अल्फा और उसके दो मैनीफोल्ड के हिसाब से नहीं लिखते, एक मैनीफोल्ड के हिसाब से लिखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि जो आपका कोफिशिएंट ऑफ द कनेक्शन है दैट इज नॉट अ टेंसर दैट डज नॉट ओबे द ट्रांसफॉर्मेशन लॉ। सर, ये जो आइडेंटिटी मैप ले रहे हैं असल में वो जो म्यू लेते थे हम उसको कह रहे हैं आइडेंटिटी मैप। हाँ, म्यू की जगह पे आइडेंटिटी मैप ले लें तो उसी मैनीफोल्ड को उसी मैनीफोल्ड पे मैप कर देगा। ठीक है, तो सर ये जो अल्फा की जगह यहाँ पे हम के ले रहे हैं, अल्फा बार की जगह ऊपर वाली से। सर ऊपर वाली जो हमने इक्वेशन लिखी है और नीचे वाली अब सारे देखें, अब सारे एक्स में आ गए ना, जेड तो रहा ही नहीं, एन रहा ही नहीं,
एन और आई नहीं तो सब कुछ आई जे के की फॉर्म में आएगा ना, अल्फा बीटा गामा वाली कहानी तो एन के लिए थी। ठीक है जी सर। ठीक है जी। एनी क्वेश्चन सर इसमें वो जो थोड़ा, शुरू में इसमें सर थोड़ा स्टार्ट में जो हमने एक्स जे लिखा सर, हम्म, उसके साथ हमने ब्रैकेट में क्यू भी लिख दिया सर, तो वो कहाँ से आ गया? अच्छा मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। और साथ में सर आपने कहा था कि हम यहाँ पर ये डमी वेरिएबल है, इंडेक्स है, तो इस वजह से हम आई को जे को आई में लिख सकते मैं हैं। मैं एक पहले बात का आपको जवाब दे दूं, फिर आपके दूसरा सवाल भी। ये देखें ना, हमने ये कहा एफ कहाँ लिखा, ये जब हम इसको किसी पॉइंट पे, टी है ना, टी एक यस सर। पर्टिकुलर टेंजेंट वेक्टर है। पर्टिकुलर टेंजेंट वेक्टर का जो बेसिस सेट होगा वो भी पर्टिकुलर टेंजेंट स्पेस का बेसिस सेट होगा। ठीक है, अगर जेड अल्फा एक वेक्टर फील्ड है तो जेड अल्फा ऑफ क्यू एक पर्टिकुलर टेंजेंट स्पेस एन क्यू का बेसिस सेट बन जाएगा। इसलिए जब हम टी को लिखेंगे एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेसिस, तो फिर वो साथ क्यू भी लगाना पड़ेगा, जेड अल्फा ऑफ क्यू। ठीक है, वो तो यहाँ पे इसलिए लगा है। और एफ जे पे भी आ जाएगा वो क्यू जब ऑपरेट करते हैं। जब आप, और जो दूसरा सवाल आपने किया कि ये डमी इंडेक्स हमने रिप्लेस किया, तो डमी इंडेक्स का मतलब होता है वो सुमेशन की रिप्रेजेंटेटिव होती है। सुमेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू n, वो आई वेरीज फ्रॉम 1 टू n लिखें या जे वेरीज फ्रॉम 1 टू n लिखें या के वेरीज फ्रॉम 1 टू n लिखें, मतलब एक ही रहता है। तो इसलिए हम डमी इंडेक्स को इंटरचेंज कर सकते हैं जहां पे हमें जरूरत पड़े या अपना मकसद पूरा करने को। सर अगर तो दोनों का यहाँ पे जो समीशन हमने मुख्तलिफ चेंज हो तो किया सर, मतलब आई को हमने जे में, जे को हमने आई में रिप्लेस कर दिया, तो अगर हम जी आई को जे में रिप्लेस करना चाहें तो भी कुछ कर फर्क नहीं सकते, पड़ता? तो भी कर सकते हैं, लेकिन सही आई सही। को अल्फा में नहीं कर सकते। जो हमाद ने सवाल पूछा ना, अल्फा की इंडेक्स जो है ना नंबर 1 से n तक है, आई को अल्फा के साथ इंटरचेंज नहीं कर सकते। आई और सही जे की जिन इंडिसेस की रेंज सेम है, यानी कि 1 से m तक है, उनको आपस में इंटरचेंज कर सकते। सही। जी सर। और सर ये फर्स्ट पेज पे एफ स्क्वायर एन जो आपने लिखा है एम स्क्वायर एन, सर ये नहीं समझ आई। ये देखें, ये फंक्शंस बनते हैं ना, ये गैमा आई जे अल्फा कितने फंक्शंस होंगे इसमें देखें, आई की इंडेक्स 1 से लेकर m तक है, m तक है, जी एल सर। वेरिएशन 1 से लेकर m तक है, तो ये टोटल कितने नंबर, ये यानी कि कितने बनेंगे। ठीक है, तो वो कह रहा है कि एम स्क्वायर एन बनेंगे। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं कि आपका अगर m2 हो और n3 हो तो ये कितने बनते हैं, 12। ठीक है, जी सर। तो 12 कैसे बनेंगे, गिने आप। ऊपर आई गैमा 1, मैं अब गैमा नहीं बोलूंगा, सिर्फ नंबर बोलूंगा। 111 112 113 121 122 123, 6 ये हो गए। 211 212 213 221 222 223, ये 12 पूरे हो गए, यानी कि 12 बनेंगे, 12 से ज्यादा नहीं बनेंगे। ठीक है, जी सर। ये उसके कंपोनेंट्स की बात हो रही है कि कंपोनेंट्स कितने होंगे उसके। और सर वो जो हमने कहा था कि वेक्टर फील्ड ओवर म्यू की जो बेसिस होंगी वो हमें वेक्टर फील्ड ओवर एम की बेसिस भी वही होंगी। जी, ये तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था ना, जी उससे भी सर। पिछले। जी तो y जो हमने नीचे किया कि y को हम एज अ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x की हम्म बेसिस लिख सकते हैं हम्म वेक्टर हम्म, फील्ड। तो जी। सर वेक्टर फील्ड की बेसिस उसकी तो अलग होंगी ना फिर। y जो है वेक्टर फील्ड ओवर म्यू है ना, वेक्टर फील्ड ओवर म्यू का जो बेसिस सेट है और वेक्टर फील्ड ओवर m का जो बेसिस सेट है वो एक ही है, इसलिए इसका बेसिस सेट भी x ही होगा। सर मतलब उसकी बेसिस की फॉर्म में भी इसको हम जनरेट कर आज सकते हैं y की वेक्टर दोनों फील्ड। की बेसिस है ही एक ना, सेम है बेसिस, इसलिए लिख ठीक, सकते ठीक है। हैं। जी, एनी अदर क्वेश्चन। चलें। सर लेक्चर लेक्चर में 22 से था वो जो हमने एक प्रोपोजिशन की थी ना मेट्रिक में, सर हम्म, वहाँ पे जो हमने वो चेन रूल लगाया था वो नहीं समझ आया, और लिमिट्स एक्सचेंज जो की थी वो। एक मिनट में खोल लूं लेक्चर। जी सर। किस पेज पे है। सर इसी लेक्चर में प्रोपोजिशन जो थी। ये जी सर। ये चेन रूल बिल्कुल इसी तरह से ना, ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है ना, इसलिए आपको थोड़ा परेशानी हो रही है। वरना चेन रूल तो ये चीज लिखी हुई है ना, गैमा स्टेरिक एफ ऑफ एस एफ डैश ऑफ एस। ठीक है, कि चेन रूल जी ये सर। होता है कि जब भी ये देखें गैमा स्टेरिक एफ के ऊपर ऑपरेट हो रहा है, एक फंक्शन है जो किसी दूसरे फंक्शन पे ऑपरेट हो रहा है। ठीक है,
कहने का मतलब यह है कि साइन ऑफ कॉस टी, मिसाल दे रहा हूं कि साइन है, फिर वो एक और फंक्शन कॉस पे ऑपरेट हो रहा है, फिर वो किसी टी पे ऑपरेट हो रहा है। तो पहले हम साइन का डेरिवेटिव, बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, पहला डेरिवेटिव होगा गामा स्टेरिक का, ठीक है, कि गामा स्टेरिक का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कॉस, साइन का डेरिवेटिव होगा कॉस ऑफ कॉस टी, फिर अंदर वाले फंक्शन कॉस ऑफ टी का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन टी, वो एफ डैश अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। जिससे लेकिन यहाँ पे लिखा है ना टी ऑफ एस इज इक्वल टू गैमा ऑफ एफ ऑफ एस, लेकिन नीचे जब हम चेन रूल लगा रहे हैं डी टी बाई डी एस इक्वल टू डी गैमा बाई डी टी और डी टी बाई ये डी एस, लगा हुआ है, ये नीचे लिखा हुआ है ना, ये देखें, ये आप सॉरी ये लगा हुआ है ना, एफ ऑफ एस को हमने टी लिखा, एफ डैश ऑफ एस डी एस जो है डी टी हो गया, ठीक है, ये लिखा हुआ है ना नीचे, जहां मैं इस वजह से हम डी गैमा बाई डी टी कर रहे हैं जी एफ की जगह। जी। और सर जब हम ये लिमिट्स एक्सचेंज कर रहे हैं तो एफ ऑफ सी जो है वो तो एंड पॉइंट ए के बराबर ही आएगा, हमें कैसे कंफर्म होगा? ये मैपिंग हमें कंफर्म कर रही है, ये जो मैपिंग है यही हमें बता रही है कि अगर एफ एक मैपिंग है सी डी से ए बी के ऊपर, ठीक है, और जो रीपैरामीटराइजेशन है वो एक बाइजेक्टिव मैप होती है, जी इस पूरे इंटरवल को पूरे इंटरवल पे मैप कर रही है ना, तो इसलिए एफ ऑफ सी ए के बराबर आएगा, एफ ऑफ डी यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट ही रहता है, एंडिंग पॉइंट ही रहता है। ठीक है।